के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान उज़मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाज़रीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आज के नौजवानों के लिए कई मसाइल पर बातचीत करते हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो रहेगा द रोल ऑफ सोशल वेलफेयर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो जेंडर इक्वालिटी सिर्फ समाजी ज़रूरत नहीं है बल्कि ये किसी भी मुआशरे की तरक्की का बुनियादी स्तून है। एक ऐसा मुआशरा तस्वुर करे जहां मर्द और औरत को बराबरी के मौके मिले, जहां खवातीन मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपना किरदार बखूबी से अदा कर रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ले रहा है ताकि हमारी जो खवातीन हैं वो बाइख्तियार बने और इसके साथ साथ हमारा मुआशरा जो है वो तरक्की भी करे। तो आइए सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद है मिस शीतल नंदा जो कि हैं IAS कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिंकू पवार जी जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर इंग्लिश डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में। और आखिरी में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर यामिन मुदस्सिर जो कि एक होनहार तालिब इल्म है अमर सिंह कॉलेज के। आप सब माहिरीन का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहा है जिसकी वजह से जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जा सके और इसके क्या असरात रहते हैं लोकल कम्युनिटीज़ पे, स्पेशली जब हम खवातीन की बात करते हैं? अगर हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ही बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक तो पूरा इसको हम नाम ही मिशन शक्ति दिया हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ इम्प्लीमेंट करता है। उसके अंदर आगे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। वो सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर है जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कोई भी लड़की औरत जिसको किसी भी तरह की वायलेंस का अगर सामना करना पड़ा है, डोमेस्टिक, सोशल, इवन इमोशनल, तो वो आके वहाँ पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं। और हमारा वन स्टॉप सेंटर क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके काम करता है तो वो उसको हर तरह से एड्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हब्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हैं जो जिनका काम है औरतों और लड़कियों की कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो जो गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से रिलेटेड है उसको दूर करना और उनको बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कांटेक्ट में लाना और उनको जिस भी स्कीम का फ़ायदा उठाना है या अगर उनको नहीं भी पता तो उनको काउंसिल करके जो स्कीम उनके लिए बिल्कुल ठीक है उसका फ़ायदा उनको दिलवाना, इंफॉर्मेशन मिले उसके। यस, एंड इवन पुट इन टच विद द अदर डिपार्टमेंट्स। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो है विमेन हेल्पलाइन और मैं आज बता देती हूँ 181 वो नंबर है। किसी भी औरत को, लड़की को कोई भी इशू हो वो हमारी विमेन हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और उसके बाद हमारी जो हेल्पलाइन है वो उनको वन स्टॉप सेंटर, हब या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस, एनी डिपार्टमेंट, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन वो कराते हैं और जो भी परेशानी है वो दूर करने की कोशिश करते हैं। इवन लीगल हेल्प भी अगर किसी को चाहिए तो हमारे साथ जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं वो भी इन टच रहती हैं। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी जो स्कीम है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड उसका काम है जेंडर इक्वालिटी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना, उसके बारे में लोगों को बताना
जो मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं अगर कहीं पे जिसकी वजह से हमारी सेक्स रेशो कम हो रही है, उनको एड्रेस करना, उनको दूर करना, हेल्थ के साथ, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो वो एक बहुत बड़ा हमारा अवेयरनेस कैंपेन है जो चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर एंड इन ऑल दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। फिर हमारे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं जो फिलहाल सब डिस्ट्रिक्ट्स में तो नहीं है, बट वहाँ जहाँ हमें लगा कि इनकी ज़रूरत ज़्यादा है उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने सेटअप किए हैं, जिसमें जम्मू, श्रीनगर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, जहाँ जहाँ हमें लगा कि खासकर जहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, तो जहाँ पे औरतों की इनकी ज़रूरत हो सकती है। एंड देन वी हैव शक्ति सदन जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई भी औरत अबव 18 ऑफ कोर्स जिसको शेल्टर की ज़रूरत हो सकती है, जो डेस्टिट्यूट है, जिसका कोई नहीं है, और या फिर कभी किसी वजह से पुलिस केस के किसी चक्कर में या किसी वजह से वो उनके पास कोई रहने को नहीं है, तो पुलिस हमें हैंड ओवर कर देती है, तो वो औरतें हम शक्ति सदन में उनको रहने का उनको एक शेल्टर प्रोवाइड दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल गोइंग बिलो 18 वी हैव चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स जिनका नाम परीक्षा है। और वहाँ पे वो सारी बच्चियाँ जो घर पे नहीं रह सकती बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो ऑर्फन्स हैं, या पेरेंट्स उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो वो हमारे पास उन होम्स में रहती हैं। बिल्कुल। सो ये इसके अलावा वी हैव ऑफ कोर्स मिशन पोषण, जिसके बारे में सब जानते हैं, आंगनवाड़ीज, जहाँ पे बच्चों के साथ साथ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स का भी ध्यान रखा जाता है, उनकी हेल्थ का, उनके रेगुलर चेकअप्स, उनको आयरन, फोलिक एसिड, उनका वेट मॉनिटरिंग, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, वो सब उनको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है आंगनवाड़ीज में। एंड देन वी हैव प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, विच इज फॉर विमेन जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और जिनका अगर लेबर लॉस हो रहा है, अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको हम फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं फॉर 2 चिल्ड्रन, और सेकंड गर्ल चाइल्ड अगर है तो स्पेसिफिकली। सो उस हिसाब से ये पूरा मिशन शक्ति है जो चल रहा है, और मिशन पोषण जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है वुमेन को। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी, यूटी गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स हैं, उसके बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, लाडली बेटी, मैरिज असिस्टेंस स्कीम, सो हमारी अपनी एक कॉरपोरेशन भी है, विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पे, विच इज 6% ओनली। बिल्कुल, इस पे हम आगे और बातचीत करेंगे। उस पे उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हम रुख करते हैं आपकी और जब हम बात करते हैं, चूँकि आप वाबस्ता हैं डिस्टेंस ओपन लर्निंग एजुकेशन के साथ, तो जब हम डिस्टेंस ओपन लर्निंग एजुकेशन की बात करते हैं तो ये कैसे प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी को, स्पेशली जब हम बात करते हैं उन खवातीन की जो रूरल एरिया से बिलोंग करती, जो मार्जिनलाइज्ड एरिया से बिलोंग करते हैं? See, it's a very relevant question because I think now more than 60% of the young generation is already aware कि जो ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी है या जिसे हम डिस्टेंस मोड कहते हैं, उसका एक्चुअली में एजुकेशन में रोल क्या है, बिकॉज इट्स ओपन फॉर वन एंड ऑल. It does not really cater to any kind of peculiarity vis-a-vis area, or maybe the students need to be visiting the departments daily. It does not have age barriers. Any person belonging to any gender, which is more like a sociological concept these days. When we talk about gender, we also include various other genders. And what we have observed in the past 10 years, that many students hailing from various genders have also participated in our programs. First and foremost, our department happens to be an open learning university, and we conduct contact programs offline and online on both mediums. अगर कभी कोई एरिया के बच्चे हैं जो कि ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, स्पेसिफिकली गर्ल्स और इवन बिलोंगिंग टू द वेरियस अदर जेंडर्स, उनके लिए कोई भी क्राइटेरिया एक्सेप्ट फॉर हैविंग अ परसेंटेज इन द यूजी लेवल विच इज मोर देन 40%, दे आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर मोर देन 9 PG कोर्सेज दैट आवर डिपार्टमेंट इज रनिंग. Besides this, we are holding 12 diploma courses which our department is also conducting for the past 20 years now. Every year those courses are enhanced, and the criteria only being that you should be passing your graduation with basic minimum marks. That is it. Secondly, the seat numbers that the department is holding is fairly large.
ईच एंड एवरी कोर्स दैट वी आर होल्डिंग, चाहे वो पीजी उर्दू है, पीजी कश्मीरी है, पीजी हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, और इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, कॉमर्स, the seating capacity is 200 to 400 plus, so which is a fairly large number. Thirdly, we hold only 20 contact offline and online programs for the students, depending upon the desire and demand of what the students are desiring. अगर मान लीजिए जैसे कोविड का वक्त आया तो 2018 ऑनवर्ड्स हमारे सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन पे चले गए. So there was no mandate कि किसी भी बच्चे को physically डिपार्टमेंट आके विजिट करना है, except for the time that they just have to fill in the forms, which is also online. उसके बावजूद जो रिसीट है वो भी ऑनलाइन है, और सबमिशन वो भेज सकते हैं फाइन, अदरवाइज इवन थ्रू द वेरियस इंटरनेट फैसिलिटीज दैट वाज एक्सेप्टेड. 18, 19 and 20 the entire department went online, and I think that was one period where we really empowered students from all kinds of remote and urban sectors. Thirdly, what I desire today is that, you know, with the growing education system and even the growing population rate and even awareness among the students, our programs are facilitating one and all, because it is also giving our students a capacity to multiple learning. It's like जो NEP 2020 के हिसाब से आप ड्यूल डिग्री कर सकते हैं. ड्यूल डिग्री में एक ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी से डिग्री करना और एक मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट से डिग्री करना इज वेरी फीजिबल. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू अटेंड क्लासेस इन 2 रेगुलर डिपार्टमेंट्स ऑन ऑफलाइन बेसिस. सो दैट वे ऑल्सो वी आर एम्पावरिंग नॉट ओनली the female part of the society, but as well as the male, the other genders also. Simultaneously, for our courses, it has been observed that more than 75% of the admissions that are taken in our department are largely women, because age is no barrier, commuting and coming is no barrier. Only 20 contact program classes, which are not even a mandate. Sometimes they are flexible as long as you can come up with an excuse, which is quite valid. Thirdly, even facilitating our the female gender in our society, our VC Madam, Honorable Professor Nilofer Khan, has taken extra measures to implement various kinds of facilities for the students. Like we have our local buses which commute from within the district and to the rural places also, hostel facilities, even for the PG accommodations, even for conducting of the contact classes, our timings are very flexible. Programs are associated while asking the batch which is upcoming for 2023 or 2024, okay, whatever suits them that month. Even with winters and summers, the department is very flexible because it is there to help one and all. So this is how the Department of Distance Learners is really working hard in minimizing the gap in gender parity. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आगे और आपसे बातचीत करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे. फिलहाल हम रुख करते हैं यामन जी. चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो बीइंग ए स्टूडेंट जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, तो क्या लगता है आपको, क्या रोल है सोशल वेलफेयर का जेंडर इनइक्वालिटी इशू को एड्रेस करने के लिए, चाहे हम सोसाइटी की बात करें या चाहे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें? जी, जो ये जेंडर इक्वालिटी है, ये बहुत जो ये स्कीम्स पॉलिसी जो मैम ने बताया, बिल्कुल ये बहुत हेल्प करती है हमें. जैसे स्कॉलरशिप और स्टूडेंट्स को देती है, इससे स्टूडेंट्स को भी हेल्प होती है आगे जाने में. पॉवर्टी होती है, ये भी ख़त्म हो जाती है. स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं, इनको कोई डिफरेंस नहीं होती है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, कोई भी डिफरेंस नहीं होती है. ये चाहते हैं हम एक साथ मिलके इस इशू को एड्रेस करें, इस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करें. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैम आपकी ओर फिर से आते हैं, क्योंकि आपने अभी कुछ पॉलिसीज़ डिस्कस की. डिस्पाइट दीज पॉलिसीज़ हम देखते हैं कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट करती हैं. तो इस इशू को ख़त्म करने के लिए, इस गैप को ब्रिज करने के लिए जो है कौन से इकदाम जो है आपका डिपार्टमेंट ले रहा है? इसमें जो आपने स्पेसिफिकली अगर किसी एरिया में अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा रोल तो देखें हमारी तरफ से अवेयरनेस का ही है. बिकॉज वी ऑल नो कि हम कितनी भी स्कीम्स चला लेंगे, लेकिन जेंडर इक्वालिटी इज बेसिकली अ सोशल इशू एंड इट हैज टू बी एड्रेस्ड फ्रॉम द माइंडसेट ओनली. माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है. So because we want to target the mindset, तो हमारी of course कोशिश रहती है कि जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी स्कीम जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जो हर स्कीम हर डिस्ट्रिक्ट में चलती है, उसका बहुत मेन रोल इस सब में रहता है. And of course there are other departments who have to pitch in and who help the जो एक all of government approach है वो चलती है. जैसे मैंने पहले भी कहा, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, ये सारे डिपार्टमेंट्स एंड प्लस सोशल वेलफेयर ऑफ कोर्स. तो हम लोग सब कोशिश करते हैं कि ये जो
माइंडसेट चेंज से शुरू करके और प्लस कुछ अगर लीगल मेजर्स लेने हैं इसके लिए, जैसे अगर हमारे नोटिस में आता है कि कहीं पे there is this whole act we know which is the prenatal diagnostic sex determination act, जिसमें बैन है, मना है, क्राइम है इनफैक्ट सेक्स डिटरमिन करना पैदा होने से पहले, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इवेंट्स, तो इस तरह से गवर्नमेंट एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके चलती है और कोशिश रहती है कि माइंडसेट चेंज करें, बच्चियों को स्कूल लेके जाएं, उनको पढ़ाएं, उनको यू नो इफ वी सेट एग्जांपल्स फॉर विमेन हु हैव डन वेल इन सोसाइटी, तो उससे भी माइंडसेट बहुत चेंज होता है। तो हम ऐसे भी इवेंट्स करते रहते हैं जिसमें लड़कियां, बट लड़के भी फॉर दैट मैटर, पेरेंट्स ऐसी हमारी सक्सेसफुल लेडीज के साथ इंटरेक्ट करें जिन्होंने सोसाइटी में अचीव कुछ किया है। तो कोशिश जारी रहती है, बाकी माइंडसेट चेंज होने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या चाहे हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें, वो अपने इकदामात ले रही है, लेकिन क्या ऐसी चैलेंजेस है जिनका आपको सामना करना पड़ता है और इन चैलेंजेस को हम कैसे हल कर सकते हैं? आई थिंक दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो मैंने मेंशन कर दिया, विच इज द माइंडसेट, जिसको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई थिंक दूसरा जो माइंडसेट है, दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी की विमेन हैं या लड़कियां हैं, उनको थोड़ा सा नॉट ओनली इकोनॉमिकली, सोशली, बट ऑल्सो टू एम्पावर देम टू कम आउट एंड स्पीक आउट। वो एक लेडीज की तरफ से हमें हमेशा ये कमी फील होती है कि दे डोंट कम आउट एंड स्पीक, कि अगर उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनको बाहर लाना और उनसे ये कहलवाना कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो आगे नहीं आती हैं। तो इसी के लिए ये जो सारे वन स्टॉप सेंटर, हब्स और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने स्पेशल सेल्स भी क्रिएट करे हैं पुलिस स्टेशंस के अंदर, कि वो लेडीज जो पुलिस स्टेशन तक जाने की जिनको थोड़ा सा हिचक फील होती है, बिल्कुल उनके लिए वहाँ पे 2 सोशल वर्कर्स हैं जिनके पास वो जा सकती हैं और वो उनसे बात कर सकती हैं और वो फिर आगे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, पुलिस के साथ लीगल अगर असिस्टेंस चाहिए, वो सब हमारा काम है, लेकिन उनको बाहर लाना अपने आप में एक चैलेंज है। बिल्कुल जी, इसके लिए हमें, मुझे लगता है, प्रोग्राम्स इनिशिएट करने चाहिए, इवेंट्स इनिशिएट करनी चाहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाए, ताकि खवातीन जो नहीं बोल पाती वो आगे आए, सामने आए और बोल पाए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके रुख करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो खवातीन को फेस करने पड़ते हैं ताकि उनको एजुकेशन का एक्सेस मिले, और जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, वो कौन से अपने इकदाम उठा रहे ताकि इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सके? See, for the past, my experience of working for more than 2 decades in the University of Kashmir, what I've learned, vis-a-vis, I think, women in all over the world, जो women का role है वो multifaceted है. We are not only working women, we are also mothers, we are also homemakers, we are also wives, we are also daughter-in-laws, and we have these multifaceted personalities that we need to, you know, slowly, gradually fit into those roles. It has been observed that all the girls who have been performing fairly well during their school or college education have not been really able to make something out of their career, because जैसे जैसे गर्ल की उम्र बढ़ती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने करियर को सेकेंडरी रख लेती है। बिल्कुल। The system definitely has had some change, but it needs and requires a lot of change still. Even in the open learning sectors or even the mainstream sectors, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे यहाँ पर एज कोई लिमिट नहीं है, सो लार्जली जो हमारे पास विमेन आती हैं वो मिडिल एज भी होती हैं, वो कभी कभार अपने 30s में होती हैं, 40s में होती हैं, इवन चाइल्ड बेयरिंग स्टेज में होती हैं. Half of them are about to get married, or they are married, or they are making a family, or they are already having children which are small. So our department, in any case, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके बीच में क्रेच फैसिलिटी है, but it is not really sufficing to the amount of women who are coming to the departments for seeking admissions. Recently हमारे B.Ed की selections हुई और admissions के procedure में 50% से ज्यादा जो लेडीज वहाँ एडमिशन लेने आई वो सारे छोटे बच्चों के साथ आई, और वहां पर एक्चुअली में जो क्रेच फैसिलिटीज है वो इतनी लिमिटेड है कि उनके बच्चे जो है वो क्रेच में जाने के लिए कैपेसिटी ही नहीं थी. सो लार्जली आई कुड सी दैट दैट एंटायर लॉन वाज लोडेड विद स्मॉल चिल्ड्रन. दिस वाज वन बैरियर व्हिच आई फेल्ट डेफिनेटली रियली पुल्स बैक द वुमन, बिकॉज व्हेन शी सीज अ वेलिंग चाइल्ड, अ क्राइंग चाइल्ड और मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जस्ट ऑन द डोर स्टेप, तो वो अपने करियर को सेकेंडरी रख लेती है.
सेकेंडली आई फील दैट साइमल्टेनियसली जैसे हम औरतों को फैसिलिटेट कर रहे हैं अवेयरनेस, एज मैडम हैज सेड वेरी वेल, गर्ल्स के लिए अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है. एंड ऑल्सो व्हेन वी डिस्कस दैट एजुकेटिंग अ वुमेन इज लाइक एजुकेटिंग अ फैमिली, बट एजुकेटिंग अ गर्ल इज लाइक एजुकेटिंग द फ्यूचर. तो वो एजुकेशन एक मैंडेट होना चाहिए हर फैमिली के लिए. अवेयरनेस के मतलब कि हर फैमिली को वेदर वॉट एवर प्रोज एंड कॉन्स द फैमिली इज गोइंग थ्रू, दे हैव टू मेक यूज ऑफ द स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, द एजुकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडिंग, एंड एक्चुअली प्रमोट empowerment within their own girl child, or maybe genders, as we discussed that there are various genders nowadays. तो वो बच्चों को उस तालीम से उनको वापस नहीं रखना चाहिए. बिल्कुल. Thirdly, what I feel that recently, as I discussed about the admission part, we are having this flood of admissions coming from all over the valley, and that flood is actually having admissions into our education system also, but again the barrier that I'm discussing about कि जब वो ऑनलाइन मोड पे चली जाती हैं, एक डिसकनेक्शन हो जाता है फैकल्टी के साथ. बिल्कुल. एक तरीके का डिस्टेंस लर्निंग वो काफी डिस्टेंस लर्निंग में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है. सो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू आवर स्टूडेंट्स ऑन 1-to-1 बेसिस. तो जब हम ऑनलाइन मोड के ऊपर हम किसी किस्म की क्लास लेते हैं, हम यूट्यूब गूगल लिंक्स पे लेते हैं जो फार ऑफ रीच्ड एरियाज, हमारे टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं. क्लास हमारी 1 घंटा सवा घंटे की होती है, और टेक्निकल इश्यूज होने के कारण अब अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट है, शोपिया के है, हंडवारा के है, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उतना टेक्निकल सस्टेनेबिलिटी नहीं है. तो जैसे क्लास इनरोल होती है, स्टूडेंट्स जो वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर बैरियर्स विच आई फील वी नीड टू अपग्रेड. अब उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट जो मेजर्स करता है, ऑफलाइन क्लासेस का प्रोविजन रखता है. बिल्कुल. कि आप 50% ऑनलाइन कर लीजिए, 50% ऑफलाइन कर लीजिए. अब उसमें ऐसे है कि वंस द वुमेन हैज इनरोल्ड स्पेसिफिकली फॉर एन ऑनलाइन प्रोग्राम, उसके लिए ऑफलाइन आना पॉसिबल ही नहीं होता है. एंड साइमल्टेनियसली उसको एग्जामिनेशन देने के लिए ऑफलाइन आना ही पड़ता है, और वो भी 2 बार आना पड़ता है, इंटरनल्स के लिए और एक्सटर्नल्स के लिए. तो वहां पर भी उसके काफी हद तक एक डिस्करेजिंग एलिमेंट हो जाता है. बट द यूनिवर्सिटी इज नाउ मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल. आवर डिपार्टमेंट्स आर नाउ एक्चुअली अपग्रेडिंग आवर सॉफ्टवेयर. तो हमारे जो वेब इंजीनियर्स हैं, हमारा जो IT सेक्टर है, उन्होंने अब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की इजाद में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम इतना सिंप्लीफाई कर दें कि हर बच्चा अपने टेलीफोन से या जो भी गैजेट उसके पास है उससे वो इमीडिएटली कनेक्ट कर पाए. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और आपसे आगे बातचीत करेंगे, फिलहाल आपकी ओर रुख करते हैं. जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक अच्छा रोल रहता है कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए. तो कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इनिशिएट कर रहा है ताकि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं मार्जिनलाइज्ड एरियाज की, उनको इम्प्रूव किया जा सके? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक्चुअली तो मैंडेट ही यही है कि जो जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको एड्रेस करना है. और इसके तहत विमेन की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली काफ़ी डिटेल में. बट इसके अलावा द होल रिजर्वेशन पार्ट जो SCs, STs, OBCs, RBA इन सबको एड्रेस करता है, वो हमारे पास है. तो वो सारा जो रिजर्वेशन का पूरा एक एक्ट, रूल्स वगैरह, दे आर ऑल एड्रेसिंग दीज इश्यूज ओनली. देन ऑफ कोर्स हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं स्पेसिफिकली फॉर SC चिल्ड्रन, OBC चिल्ड्रन. ST वाला तो अब शेड्यूल्ड ट्राइब डिपार्टमेंट देखता है, बट वो भी हैं. एंड माइनॉरिटी. तो एंड ऑल्सो दी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, उनके लिए भी रिजर्वेशन स्कॉलरशिप्स. इसके अलावा ऑफ कोर्स वी हैव also programs to address needs of senior citizens. एक specific act है which is called Welfare of Parents and Senior Citizens Act, और उसके rules हैं जो आजकल बढ़ती प्रॉब्लम्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनको एड्रेस करता है. एंड वी हैव होम्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सीनियर सिटीजन होम्स, जहाँ पे जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, अगेन जो डेस्टिट्यूट हैं, जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने को, वो हमारे पास उन होम्स में आके रह सकते हैं. So the programs for all the marginalized sections for that matter are never ending, but then again the society has to come together as a whole to address all these issues. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपकी उर्फ करते हैं, जब हम बात करते हैं करिकुलम की, तो करिकुलम को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इसको प्रमोट किया जा सके?
सी कम्युनिटी डेवलपमेंट की जहाँ पे बात आती है व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर स्पेसिफिकली, अब जो हमारा पीजी लिटरेचर का कोर्स है उसके अंदर हमारे पास जितने राइटर्स आते हैं, वेदर वी आर टीचिंग नॉवेल्स, वेदर वी आर टीचिंग शॉर्ट स्टोरीज, वेदर वी आर टीचिंग ड्रामा, सो उसके अंदर हमारा बहुत सिक्योर तरीके से और बहुत ही ज्यादा तवज्जो देकर उसमें फीमेल राइटर्स को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है जितना कि मेल राइटर्स को. से फॉर एग्जांपल वी हैव 4 यूनिट्स इन अ कोर पेपर एंड वी हैव 2 यूनिट्स इन अ डीसीई पेपर. सो कोर पेपर्स में 2 यूनिट्स वाजिब तरीके से फीमेल राइटर्स को ही डेडिकेट किए जाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी, जब हम लिटरेचर को एक्चुअली में पिकअप करने लगते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट वहां पे ऐसे आ जाता है कि लिटरेचर चाहे उर्दू है, चाहे कश्मीरी है, चाहे इंग्लिश है, पर्शियन है, जो भी लिटरेचर हम पढ़ा रहे हैं, हम उसके अंदर फीमेल राइटर्स को बकायदा उतनी इंपॉर्टेंस 50% ऑफ द सिलेबस डेडिकेटेडली देते हैं. जब हम कश्मीरी ट्रांसलेशन इन लिटरेचर पढ़ाते हैं, विच इज बाय फार अ वेरी प्रोमिनेंट पेपर विच स्टूडेंट्स लव टू रीड एंड लर्न from, because उसके अंदर हमारे पास जितने सूफी राइटर्स आती हैं, whether we are talking about लाल देद और we are talking about हबा खातून, तो इनकी राइटर्स की जो खूबसूरत पोइट्री है वो हम हमारे सोसाइटी में बच्चों तक पहुंचाने के लिए काफी इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड दैट ऑल्सो मोटिवेट्स द यंगर जनरेशन थिंकिंग, स्पेसिफिकली गर्ल्स, कि भाई जब उस जमाने में वे बैक इन द 13th सेंचुरी दीज वुमेन कुड डेयर टू राइट, व्हाई इज इट दैट दे कांट इवन चूज टू मेक समथिंग आउट ऑफ देयर इंटेलेक्ट और देयर क्रिएटिव स्किल्स. सो वो एक तरीके से एक इंस्पिरेशनल फोर्स बनता है. सो आज स्लोली ग्रेजुअली व्हाट वी हैव लर्नड इवन विद इंडियन राइटर्स और अफ्रीकन राइटर्स और ऑल दोज राइटर्स बिलोंगिंग टू दीज डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनके लिटरेचर को हमने एक यॉनर बना दिया है. और वो यॉनर बनाने में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो अफ्रीकन लिटरेचर निकल के आता है, उसके अंदर इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर निकलता है, एशियन लिटरेचर निकलता है, जेंडर लिटरेचर निकलता है, जिसमें हम सारे जेंडर्स को एड्रेस करते हैं. एज वी डिस्कस्ड कि इट्स sociological concept and we are actually connecting with all the genders, LGBTQ and plus. So उसमें जितने genders अपनी आवाज उठाना चाहते हैं वो एक community building में बहुत बड़ा asset है. When we promote this kind of literature in our main core papers, बच्चों का vision और awareness एक another level पे चला जाता है. And they feel that today after entering into this 2000 millennium, फिर उसके बाद 2010 के जो Gen Z और Gen Y generation के बच्चे हैं, उनको अपनी आवाज दबाने की जरूरत नहीं है. So slowly gradually they have now started to feel much more vocal. And definitely the schemes that the government is promoting for the girl child and even the education system, उसने perspective में एक बहुत अच्छा चेंज लाया. इनफैक्ट हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे वर्ल्ड में जब हुआ है, जो कि एवरी 5 years होता है, उसके दौरान आई थिंक इंडिया रैंक्ड 139 एंड अमंग ऑल द 156 कंट्रीज. अब धीरे धीरे उस पैरिटी को हमने 2021 से कम किया. दैट हैप्पीनेस इंडेक्स इज नाउ रिड्यूसिंग. वी आर बाय फार रीचिंग अमंग द मोस्ट टॉप मोस्ट कंट्रीज वेयर द हैप्पीनेस इंडेक्स इज कंसर्न्ड, which also means that our future generation is becoming happier day by day because they are facilitated and their voice is being heard. So this is how I feel that the education system is helping. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैम आपकी ओर रुख करते हैं. जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, तो जब वहाँ पे हम खवातीन की बात करते हैं, तो खवातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या इकदाम जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उठा रहा है, और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, ताकि जो वुमेन्स हैं उनको एक्सेस मिले टू एजुकेशन या बाकी जो भी यहाँ पे पॉलिसीज या जो भी प्रेजेंट हैं उनके बारे में अवेयरनेस भी उनको मिले. सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, हमारी एक अपने वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है पूरी, जिसका काम ही है औरतों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना फॉर सेटिंग अप देयर ओन इकोनॉमिक वेंचर्स. और आई मस्ट मेंशन कि उसके जो स्कीम्स हैं, जो लोन्स हैं, वो किसी और इंस्टीट्यूशन का इतना इकोनॉमिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता जितना द वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है, विच इज ओनली 6% एंड दैट टू सिंपल इंटरेस्ट, नॉट कंपाउंड. तो वो हम हर साल कोशिश करते हैं और नंबर बढ़ाएं ताकि हम वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाएं. और होता क्या है कि जब एक यूनिट सेटअप होता है WDC की वजह से, तो खाली एक औरत को नहीं मिलता है काम, वो अपने यूनिट में और भी औरतों को ऑफ कोर्स एम्प्लॉय करती हैं. बिल्कुल. तो एक मल्टीपल इफेक्ट उसमें चलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट. इसके अलावा
जैसे मैंने मेंशन किया कि जो हमारे हब्स हैं जिनको हम हब फॉर एम्पावरमेंट ही बोलते हैं, उनका नाम ही हब फॉर एम्पावरमेंट है। उनका काम ही है वुमेन को हर उस गवर्नमेंट स्कीम के साथ जोड़ना जिससे उनका फायदा हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, अभी और कुछ आपके साथ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमें और हमारे नाज़रीन को देने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।